Good morning, students. I hope you all are doing great. I am Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. And last class में हमने शुरू किया था MAPC सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट MPCE 011 साइकोपैथोलॉजी. ओके, एंड उसका हमने फर्स्ट ब्लॉक का फर्स्ट यूनिट पिक किया था विच इज़ नथिंग बट ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ साइकोपैथोलॉजी. और इसमें हमने देखा था कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है ये यूनिट. एंशियंट आपके सुपरनैचुरल बिलीफ्स, एंड सेकंड इज़ बायोलॉजिकल मॉडल्स, एंड थर्ड इज़ psychoanalytic approaches, right? Or you can say psychological approaches. Psychoanalytic is a part of that thing. तो आज हम शुरू करेंगे. लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था फर्स्ट वाला सुपरनैचुरल बिलीफ्स के बारे में, एंड आज सेकंड टॉपिक शुरू करेंगे विच इज़ biological models. Okay, so let's start with the topic. Biological models. Okay, अब हमने ये चीज़ लास्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो लास्ट क्लास में भी किया था कि बायोलॉजिकल मॉडल्स में क्या था कि वो लोग ये मानने लग गए थे कि ये सुपरनैचुरल बिलीफ्स तो कुछ नहीं होते, कोई भी ऐसे लाइक डेमन्स या फिर गुड स्पिरिट्स या एविल स्पिरिट्स ये सब नहीं होते हैं, बट कोई भी इस टाइप का इशू है या एबनॉर्मल बिहेवियर है या मेंटल डिसऑर्डर है तो उसकी वजह है कोई भी फिज़िकल डिजीज़, राइट, या फिर कुछ भी केमिकल इम्बैलेंस है बॉडी में. ये सब वो मानने शुरू कर दिए थे, एंड उन्होंने ये बायोलॉजिकल मॉडल्स आने शुरू हो गए थे उसके बाद. तो अब ये जो है बायोलॉजिकल मॉडल्स ये हम स्टडी करेंगे इन 3 स्टेप्स. एक तो ये कि 19th सेंचुरी में क्या आए उनके व्यूज़, 20th सेंचुरी में क्या आए, ठीक, क्योंकि हमने देखा था ना साइकोलॉजिकल अप्रोचेस तो लेट 90s एंड अर्ली 20th में आनी शुरू हुई थी. तो उस एंशियंट और ये 20th सेंचुरी के बीच का जो था बायोलॉजिकल मॉडल्स का क्या कहना था वो आज हम बेसिकली स्टडी करेंगे. ठीक, तो 19th सेंचुरी में क्या था, 20th में क्या था, और 19 से पहले और क्या था. ठीक, तो फर्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा अर्ली ग्रीक कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे. तो फर्स्ट इसके अंदर आएगा अर्ली ग्रीक कॉन्ट्रीब्यूशंस. ये आपके जो हैं ये 19th सेंचुरी से भी पहले की बातें हैं अर्ली ग्रीक कॉन्ट्रीब्यूशंस में. ओके, तो अर्ली ग्रीक कॉन्ट्रीब्यूशन में एक हुए थे फिजिशियन जिनको हिपोक्रेट्स बोला जाता है, बहुत फेमस भी हैं, आपने सुना होगा. उस ज़माने के ये वैद्य जी होते थे हिपोक्रेट्स. ये बहुत सारी इनकी आती रहती हैं. अगर आप एंशियंट पढ़ेंगे तो आप इनका नाम ज़रूर सबसे पहले पढ़ेंगे. तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये काफ़ी फेमस है एंशियंट मेडिकल फील्ड में, यू कैन से. ठीक, तो हिपोक्रेट्स आए थे सबसे पहले, ग्रीक के फिजिशियन थे वो. ओके, ये थे इनका नाम हिपोक्रेट्स, एंड ही वॉज अ ग्रीक फिजिशियन. ठीक, एंड इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला, फिजिशियन आपको पता ही है मेडिकल लाइन में जो डॉक्टर्स होते हैं दैट आर फिजिशियंस, एंड उस ज़माने में ये थे. तो या सो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने जो हमने एंशियंट बिलीफ्स में पढ़ा था कि डेमोनोलॉजी कुछ होती है कि जिसमें कि डेमन्स होते हैं, राइट, जो कुछ शरारतें कर देते हैं जिसकी वजह से लोगों को उनका बिहेवियर एबनॉर्मल हो जाता है, कुछ ना कुछ इनको इश्यूज हो जाते हैं. तो इन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं होता, डेमोनोलॉजी तो होती ही नहीं है, उसको तो इन्होंने सरे से खारिज कर दिया. ठीक, तो इनके अकॉर्डिंग डेमोनोलॉजी तो एक तरीके से कंप्लीटली इन्होंने मना कर दिया, ऐसा तो कुछ नहीं होता. उसके बाद अभी भी ये बायोलॉजिकल मॉडल भी अभी पूरा फिजिकल डिजीज़ तक नहीं पहुंचा है.
ठीक है, ये और भी पहले की बात है, ये इसमें भी आपका अर्ली ग्रीक कॉन्ट्रीब्यूशंस है। तो इस टाइम पे इनका क्या कहना था, इनका कहना था कि बॉडी में कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी टाइप की इलनेस, वो दिमाग से रिलेटेड है, हाथ से रिलेटेड है, पैर से रिलेटेड है, कुछ भी हो, ठीक है, वो सब उसका कोई कॉज होता है, वो होता है नेचुरल कॉज। ठीक, ये इन्होंने ऐसा बोला कि नेचुरल कॉज होता है, और अगर हमारी बॉडी अगर हेल्दी हमें चाहिए तो उसके लिए हमें एक नेचुरल बैलेंस होता है, वो बॉडी में बनाना पड़ता है, तो उससे हमें एक हेल्दी बॉडी मिल जाती है। और अगर हमारा वो नेचुरल बैलेंस बिगड़ जाता है तो हमारी बॉडी जो है वो अनहेल्दी हो जाती है, या उसमें कोई भी XYZ बीमारी लग जाती है, वो फिर चाहे कोई भी हो। ठीक, तो इनका जो कंसेप्ट था एक्चुअली उसको बोलते हैं यूनिटरी कंसेप्ट। ठीक है, एक ही कंसेप्ट दिया जो था रिलेटेड टू मेंटेनिंग द बैलेंस या नेचुरल बैलेंस यू कैन से इन द बॉडी। ठीक, तो इनका जो कंसेप्ट था वो था यूनिटरी कंसेप्ट। एक ही कंसेप्ट है भाई कि एक नेचुरल बैलेंस होता है किसी की भी बॉडी में। ठीक, अगर तो वो बैलेंस बढ़िया है, ठीक, अगर ये बैलेंस अच्छा बना हुआ है तो पर्सन होगा हेल्दी, एंड अगर ये बैलेंस बिगड़ा हुआ है या तो पर्सन होगा अनहेल्दी, या कोई भी उसके अंदर जिसको भी आप बोले इलनेस, डिसऑर्डर, कोई भी नाम दे सकते हैं फिर आप उसको, लेकिन रीज़न यही होगा। ठीक है, एक ही कंसेप्ट था उनका उस ज़माने में, और जैसे आज हज़ारों कंसेप्ट है हर एक बॉडी पार्ट को लेके, तो वो सब नहीं था, एक ही था पूरी बॉडी के लिए कि नेचुरल बैलेंस। अब ये नेचुरल बैलेंस किस चीज़ का, तो उन्होंने बोला कि नेचुरल बैलेंस के लिए उन्होंने बोला कि हमारी बॉडी में 4 टाइप के फ्लूइड होते हैं, या फिर यू कैन से 4 टाइप के ह्यूमर्स होते हैं। उन्होंने नाम दिया इस चीज़ को कि हमारी बॉडी में होते हैं 4 टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स। ठीक, या फिर उसको और नाम दिया गया ह्यूमर्स। ओके, अब ये 4 टाइप के फ्लूइड कौन से होते हैं, इन्होंने बोला एक होता है हमारी बॉडी में ब्लड, एक होता है फ्लेम, एक होता है ब्लैक बाइल, और एक होता है येलो बाइल। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये इन्होंने 4 टाइप में कौन कौन से बोला। फर्स्ट इन्होंने बोला ब्लड, सेकंड इन्होंने बोला फ्लेम, थर्ड बोला ब्लैक बाइल, एंड फोर्थ बोला येलो बाइल। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि बैलेंस किस चीज़ का बनाना बॉडी में, इन चारों चीज़ों का। ठीक है, तो ये इनके अकॉर्डिंग ये था कि ये जो चारों चीज़ें हैं इनका एक नेचुरल बैलेंस हमारी बॉडी में होना चाहिए अगर हमें हेल्दी रहना है। तो हमारी बॉडी में यही 4 टाइप के फ्लूइड होते हैं जिनकी वजह से हम हेल्दी रहते हैं। अगर ये पूरी बैलेंस्ड मात्रा में हमारी बॉडी में है तो हम हेल्दी रहेंगे, और अगर इनमें कुछ भी ऊपर नीचे है, या तो कोई भी एक्सेस में है या कोई बहुत कम है, ज़रूरत से कम है, तो हमारी बॉडी में एक नेचुरल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, एंड फिर हमें कोई ना कोई जो है इशू रहेगा, कुछ ना कुछ हमें बीमारी लगेगी। ठीक, तो इसका जो है बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ये इन्होंने बोला। अब इतनी सी बात इन्होंने कर दी, फिर ये काफ़ी टाइम तक चली इनकी ये बात कि बॉडी में 4 फ्लूइड होते हैं, ब्लड होता है, आई थिंक आपको ये पता ही होगा, ब्लड एवरीवन नो ब्लड क्या होता है। फ्लेम जो कफ आती है हमारी, राइट, उसको फ्लेम बोलते हैं। ब्लैक बाइल भी अंदर, अब इसका हिंदी में नाम तो मुझे पता नहीं है, बट एंड ये पित्त, इसको हाँ पित्त जो होता है उस टाइप से कुछ बोलते हैं हिंदी में, तो ये काइंड ऑफ फ्लूइड ही होता है। एंड देन येलो बाइल, ये एक येलो टाइप का पित्त होता है। तो अगर आप इसको मोर सर्च करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट
ठीक है, इसने बोले कि 4 टाइप के फ्लूइड होते हैं एंड इनका बैलेंस होना बॉडी में ज़रूरी है, अगर ये बैलेंस बिगड़ा तो हम अनहेल्दी हो जाएंगे। सो ये था इनका कंसेप्ट, और ये टिल मिड ऑफ 19th सेंचुरी तक वेस्टर्न यूरोप में जो है, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में यू कैन से, इनका कंसेप्ट ये चलता रहा। ठीक, अब जैसे कि आपने देखा ही होगा, कोई भी चीज़ हर फील्ड में एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ बिल्ड होती है या डेवलप होती है, यू कैन से। तो इनके बाद आए गैलन, ठीक है, वो थे आपके रोमन फिजिशियन। ओके, तो गैलन को भी हम यहीं पे इनके साथ ही पढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने आगे इसी कंसेप्ट को बिल्ड किया था फर्दर। ठीक, तो फिर आए आपके गैलन, जो कि थे रोमन फिजिशियन। ठीक, एंड ये नॉट जस्ट फिजिशियन, ये काफ़ी पहुँचे हुए इंसान थे, ये एक फ़िलोसोफर भी थे, और उस टाइम पे ये मतलब सर्जरी वगैरह भी, कैटरेक्ट वगैरह रिमूवल ये सब कर लिया करते थे। तो ही वॉज क्वाइट फेमस, और आज भी जो है लोग बहुत जगह जब ये मेडिकल स्टडीज़ करते हैं तो हिप्पोक्रेट्स एंड गैलन के बारे में बहुत पढ़ते हैं, उनकी रिसर्चेस को देखते हैं, और उनके कंसेप्ट से आज भी जो है चीज़ें डेराइव होती हैं। तो गैलन ने क्या बोला था, गैलन ने सिंपली इनको एक्सेप्ट किया था एंड इनको कोरिलेट कर दिया था एनवायरनमेंट के कंसेप्ट से। ठीक, तो इन्होंने जो है इंक्लूड किया था एनवायरमेंटल कंसेप्ट। एनवायरमेंटल कंसेप्ट में इन्होंने यही 4 चीज़ों को, इन्होंने 4 की 4 रखी, इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं किया इनको, लेकिन एनवायरमेंटल के कंसेप्ट से रिलेट कर दिया। वो कैसे कर दिया, इन्होंने ब्लड को तो क्या बोल दिया कि ब्लड, एनवायरमेंट क्या होता है हमारा, एनवायरमेंट में ठंड होती है, गर्मी होती है, राइट, ये सब चीज़ें होती है एनवायरमेंट में। तो ब्लड को तो क्या बोल दिया इन्होंने, हीट। ठीक, हीट है जी, गर्मी। देन उन्होंने नेक्स्ट आया आपका फ्लेम, फ्लेम को क्या बोल दिया, कोल्ड। ठीक, एंड ये हमें भी पता ही है कि फ्लेम, हमने भी पढ़ा था कि जो कोल्ड हमारी बॉडी से जैसे खांसते हैं जब जो निकलता है, दैट इज फ्लेम एक्चुअली। देन थर्ड, ब्लैक बाइल। ब्लैक बाइल को इन्होंने क्या बोला कि ये हो गया आपका ड्राइनेस। ठीक, एंड येलो बाइल, येलो बॉइल हो गया, नॉट बॉइल, इट इज बाइल, येलो बाइल हो गया मॉइस्चर। ठीक है, तो ये चारों चीजें आपकी आ गई। अब इन्होंने कंसेप्ट में जोड़ दिया कि ब्लड तो होता है हीट, फ्लेम होता है कोल्ड, ब्लैक बाइल होता है ड्राइनेस, एंड येलो बाइल होता है मॉइस्चर। कि यानी कि अगर कुछ इन चीज़ों में इम्बैलेंस हो रहा है ना, तो फिर आपकी बॉडी में इशू हो रहा है। ठीक, तो इन्होंने जो है कहते हैं कि जो किंग्स चार्ल्स 6 थे उनका भी इलाज किया था। ठीक है, उनका एनवायरनमेंट उन्होंने देखा कि कौन सा एनवायरनमेंट ठीक नहीं है जहाँ पे ये रह रहे हैं, तो उनको कंट्री साइड भेज दिया था। वहाँ जाके उनको बोला कि अब रेस्ट करो, एक्सरसाइज करो, डाइट अच्छी लो। तो ये सब चीज़ें भी इन्होंने उसमें इंक्लूड करी कि मतलब एनवायरनमेंट तो है ही उसके, एंड फिर वो चीज़ें आपको जो डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो सब चीज़ें इन फैक्टर्स को भी कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। अब इसके 1-2 एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं कि जो उस टाइम पे फॉलो करते थे लोग। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर उनको लगता था कि किसी को एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, कोई एग्रेसिव इन नेचर है, तो उनको क्या लगता था कि उसमें हीट बहुत ज़्यादा आ गई है, राइट। तो हीट इज़ रिलेटेड टू व्हाट, ब्लड। तो उनको लगता था कि ब्लड एक्सेस में है, तो क्या करेंगे अब वो इस केस में, अच्छा अगर इनमें कुछ इम्बैलेंस हुआ तो इन्हीं के साथ वो प्ले अराउंड करेंगे, राइट। अगर उनको ट्रीटमेंट देना है तो उनको लगा कि अगर एग्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब बॉडी में हीट ज़्यादा हो गई, इसका मतलब ब्लड ज़्यादा है। तो क्या ट्रीटमेंट होएगी इसकी, अगर आप दिमाग लगाओ इनके अकॉर्डिंग, तो उस टाइम पे ब्लड को निकालना बॉडी से। ठीक, अब ब्लड को बॉडी से निकालते कैसे थे, उस टेक्निक को नाम दिया इन्होंने ब्लड लेटिंग। ठीक है, ये उन्होंने नाम दिया ब्लड लेटिंग का, उन्होंने नाम दिया, कहाँ, इधर लिख देती हूँ मैं,
ब्लड लेटिंग, या फिर ब्लड के सामने लिख देती हूँ, समझ भी आएगा। इसका एग्जाम्पल है ब्लड लेटिंग। और कैसे लीचीज को यूज करते थे ये, बाय यूजिंग लीचेस, ठीक है। लीचेस आई थिंक आपको पता होगा, इतने मोटे मोटे वो लंबे लंबे ब्लैक कलर के होते हैं, लीच होते हैं, उनके आगे कांटे से कुछ होता है जिसकी वजह से वो चिपक जाते हैं, एंड देन नेचुरल ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, ठीक। तो उनको वो जो है पेशेंट्स पे उनको लगा के एंड उनसे ब्लड रिमूव करवाते थे वो लोग। तो इस टेक्निक को ब्लड लेटिंग कहा जाता था उस टाइम पे। तो ये टेक्निक एक एग्जाम्पल हो गया उस टाइम पे जो ये यूज़ करते थे। दूसरा एग्जाम्पल क्या, कि अगर उन्हें लगता था कि डिप्रेशन, हालांकि वर्ड तो बाद में आया होगा डिप्रेशन का, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, कि अगर डिप्रेशन टाइप है किसी को कुछ, तो उनको लगता था कि इसमें अब येलो बाइल बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, या मॉइस्चर का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उसके लिए क्या करते थे, अब येलो बाइल है, मॉइस्चर है, उसको बाहर निकालने का क्या तरीका होएगा कि वॉमिट करा दो उसको, ठीक। तो वॉमिट कराने के लिए वो लोग क्या करते थे कि कुछ भी टोबैको लिया एंड बॉइल्ड कैबेज, उनको मिक्स करके वो लोगों को, जिसको भी ये इशू लगता था उनको, उसको खिला देते थे एंड देन वो वॉमिट आउट कर देता था। तो ये दूसरी टेक्निक थी वॉमिट आउट की, ठीक है। तो इसमें वो कराते थे वॉमिटिंग। तो ये आपके दो एग्जाम्पल हो गए इस चीज़ से रिलेटेड। तो ये हमने कर लिया है अर्ली ग्रीक कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। हिपोक्रेट्स आए, उन्होंने 4 टाइप के फ्लूइड बताए जिनकी वजह से बैलेंस बना रहता है बॉडी में और हम हेल्दी रहते हैं। ब्लड, फ्लेम, ब्लैक बाइल एंड येलो बाइल। अगर इनमें से किसी का भी इम्बैलेंस हुआ, ऊपर नीचे कुछ हुआ, तो हम बीमार पड़ जाएंगे। और बीमारी XYZ कुछ भी हो सकती है, उसमें क्या है बॉडी का पार्ट, इट डजेंट मैटर, ठीक। उन्होंने ये सब बोला। फिर उन्हीं की चीज़ को आगे बढ़ाते हुए गैलन आए, जो कि आपके रोमन फिजिशियन थे, ये थे आपके ग्रीक फिजिशियन। इन्होंने इन्हीं के कंसेप्ट को एनवायरनमेंट के कंसेप्ट के साथ रिलेट कर दिया थोड़ा सा, एंड इन्होंने बोला ब्लड जो है वो हीट है हमारी एक तरीके से, फ्लेम कोल्ड है, ब्लैक बाइल ड्राइनेस है, एंड येलो बाइल मॉइस्चर है। तो जब इनमें इम्बैलेंस होगा तो हम बीमार पड़ जाएंगे। और एग्जाम्पल क्या है कि अगर किसी को एग्रेशन ज़्यादा आ रहा है तो ब्लड लेटिंग वो फॉलो करते थे, रिमूवल ऑफ ब्लड थ्रू लीचीज, एंड देन अगर डिप्रेशन टाइप कुछ उनको सिम्टम्स लिखते थे तो उस केस में वॉमिटिंग इंड्यूस करते थे, ठीक है। इंड्यूस वॉमिटिंग यू कैन से, क्योंकि नेचुरल तो है नहीं ना ये वॉमिटिंग, इंड्यूस्ड है, ठीक। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ नोट्स, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द 19th सेंचुरी के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे उनके साथ, ठीक है। ओके, आई थिंक हो गया होगा अभी, तो आई विल जस्ट रिमूव इट। एंड नेक्स्ट ये था आपका अर्ली ग्रीक कॉन्ट्रीब्यूशंस। अब हम करेंगे 19th सेंचुरी के कॉन्ट्रीब्यूशंस, ओके। Okay, so next is your second topic, which is 19th century contributions. Okay,
अब 19th सेंचुरी में आपके आए सबसे पहले जेपी ग्रे, ठीक। जेपी ग्रे, इन्होंने अभी तक तो हमने देखा कि वो लोग एक नेचुरल चीज़ को ही कंसेप्ट मान के चल रहे थे और यूनिटरी कंसेप्ट था। उन्होंने भी अभी तक कुछ फिजिकल डिजीज़ या ऐसा बाइफर्केट करना या कुछ इस टाइप की चीज़ें नहीं कही थी, ठीक। लेकिन ये जो जेपी ग्रे आए, इन्होंने बोला कि मेंटल डिसऑर्डर जो हैं होते हैं वो, लेकिन उनका भी रीज़न जो होता है वो कुछ ना कुछ फिज़िकल इशू ही रहता है, ठीक। उसके जो कॉजेज़ होते हैं वो फिज़िकल ही होते हैं। एंड इन्होंने बोला कि जो रेस्ट है, डाइट है हमारी, या वेंटिलेशन है, वो बहुत ज़रूरी होता है ये मेंटल डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए, ठीक। तो इन्होंने जो मोटा मोटा कंसेप्ट दिया था कि मेंटल डिसऑर्डर्स, आई एम राइटिंग इट MD, ठीक है, ड्यू टू फिजिकल कॉजेज़, ठीक। एंड इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें प्रॉपर डाइट चाहिए, एक्सरसाइज भी होनी चाहिए, एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए आपका, वेंटिलेशन होना चाहिए। वेंटिलेशन को इन्होंने इतना ज़्यादा महत्व दिया कि इन्होंने जो रोटरी फ़ैन होता है शुरू में जो आए थे, ठीक, वो इन्होंने बनाए, ठीक है। तो इन्होंने रोटरी फ़ैन बनाए, वेंटिलेशन इनको इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा था इसमें। एंड इन्होंने ना सिर्फ बनाए, इन्होंने यूज़ भी किया इनको। कहाँ पे किया? इन द स्टेट हॉस्पिटल ऑफ न्यूयॉर्क। वहाँ पे अपने पेशेंट्स को ये काफ़ी वो करते थे, वेंटिलेटेड रूम्स में रखते थे, स्टेट हॉस्पिटल न्यूयॉर्क। तो वहाँ पे इन्होंने रोटरी फ़ैन बनाया एंड यूज़ भी किया, ठीक। अब इनका इतना ही है। देन आए हमारे पास एमिल क्रैपलिन, ठीक है, और यू कैन से ई क्रैपलिन, ठीक। अब इसको या सो नेक्स्ट आए आपके ई क्रैपलिन। 19th सेंचुरी ही चल रही है हमारी अभी। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है, उसमें 3 चीज़ें मेन होती हैं, ओके। पहली चीज़ क्या होती है कि हर मेंटल डिसऑर्डर जो होता है वो एक किसी पर्टिकुलर एज में अपीयर होता है इंसान के अंदर, ओके। कोई ऐसा होगा डिसऑर्डर जो कि शायद सिर्फ बचपन में ही अपीयर होता होगा, कुछ ऐसा होता होगा, कोई डिसऑर्डर इस टाइप का होता होगा जो खाली टीनेज में आता होगा, या कुछ ओल्ड एज में, अडल्ट एज में, इस टाइप से। तो हर एक मेंटल डिसऑर्डर की अपनी अपीयर होने की एक पर्टिकुलर एज होती है, ठीक। ये इन्होंने फर्स्ट पॉइंट बोला। सेकेंड पॉइंट क्या बोला इन्होंने कि अब अपीयर तो हो गया है, अब उसकी कोई एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होती है, टाइम कोर्स होता है जो वो कंप्लीट करता है, ठीक। ये हो गई दूसरी बात कि अपीयर हुआ, अब वो कुछ देर तक रहेगा, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात उन्होंने क्या बोली कि उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो किसी भी एक मेंटल डिसऑर्डर को कैरेक्टराइज करने की इन्होंने 3 चीज़ें बता दी। एक तो वो किसी एक पर्टिकुलर एज में आएगा, कुछ समय तक वो रहेगा, एंड वो कुछ सिम्टम्स शो करेगा। ये था इनका कहना, ठीक। तो इनके जो पॉइंट्स होंगे वो क्या रहेंगे कि डिफरेंट, ईच मेंटल डिसऑर्डर हैज़ डिफरेंट एज ऑफ ऑनसेट, ओके। एज ऑफ ऑनसेट, ऑनसेट मतलब वही शुरू होना, अपीयर होना, ठीक। एंड देन फिर ड्यू एक कोर्स ऑफ टाइम तक वो रहेंगे, ठीक, टाइम कोर्स टू फॉलो। एंड थर्ड क्या होगा कि कुछ ना कुछ वो सिम्टम्स शो करेंगे। ये तो उन्होंने बोला। इसके अलावा उन्होंने जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया वो दिया एक पर्टिकुलर मेंटल डिसऑर्डर को लेकर, शिज़ोफ्रेनिया को लेकर, ठीक।
ठीक है। तो इन्होंने शिज़ोफ्रेनिया के केस में क्या बोला, ये आप लिख सकते हैं इनका कंट्रीब्यूशन इन फॉर शिज़ोफ्रेनिया। इसमें इन्होंने उसी टाइम, मतलब उस ज़माने में इन्होंने बता दिया था कि जब ये किसी को होता है तो इंसान जो है उसका जो कांटेक्ट विद द रियलिटी होता है वो टूट जाता है, एंड पर्सन इज मोर इन्वॉल्व इन डिल्यूजन्स एंड हेल्यूसिनेशंस। ठीक, तो ये बात इन्होंने बोली, एंड इन्होंने इसके 11 सब टाइप्स भी बताए। 11 सब टाइप्स भी इन्होंने इसके दिए, एंड ये कंसेप्ट भी बताया इन्होंने सबसे पहले कि इंसान का जो है, जिनको शिज़ोफ्रेनिया होता है, उनका रियलिटी के साथ कांटेक्ट टूट जाता है, एंड मोस्टली वो डिल्यूजन्स या हेल्यूसिनेशंस में रहते हैं। ठीक, तो ये इन्होंने बताया, एंड दिस इज़ स्टिल यूज़फुल। आज भी ये कंसेप्ट वैलिड है, माना जाता है। तो यू कैन से दिस वाज वेरी राइट कंसेप्ट एंड स्टिल यूज़फुल। ठीक, तो ये थोड़ा सा पार्ट था आपका 19th सेंचुरी का, जो इम्पोर्टेंट था हमारे स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जेपी ग्रे आए जिन्होंने बोला कि मेंटल डिसऑर्डर फिजिकल कॉजेज़ की वजह से होता है, एंड हमारी प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज, एनवायरनमेंट, वेंटिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए। एंड इन्होंने रोटरी फैन की भी डिस्कवरी की, उसको बनाया एंड उसको यूज़ भी किया अपने काम के दौरान इन स्टेट हॉस्पिटल ऑफ न्यूयॉर्क। एंड देन आए आपके ई क्रैपलिन और एमिल क्रैपलिन। उन्होंने बोला कि कोई भी जो मेंटल डिसऑर्डर है उसको 3 पार्ट से करेक्टराइज किया जा सकता है, कि वो किसी पर्टिकुलर एज में अपीयर होगा, ऑनसेट होगा, किसी पर्टिकुलर टाइम ऑफ ड्यूरेशन तक वो रहेगा, एंड उसके कुछ ना कुछ सिम्टम्स होंगे। एंड इन्होंने शिज़ोफ्रेनिया के बारे में स्पेशली बताया कि जब ये किसी को होता है तो उस इंसान का रियलिटी से कांटेक्ट हट जाता है, एंड दैट पर्सन लिव्स इन डिल्यूजन्स एंड हेल्यूसिनेशंस। एंड उनकी ये कंसेप्ट आज भी जो है यूज़फुल है स्टडीज़ में, रिसर्चेज में, इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी एंड मेडिकल। और उन्होंने ये भी बताया था कि इसके 11 सब टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे 20th सेंचुरी का। सो जस्ट टू गिव यू फ्यू सेकेंड्स फॉर अ क्विक स्नैपशॉट और स्क्रीनशॉट, यू कैन से। ओके, सो अब हम इसके बाद आएंगे 20th सेंचुरी पे आपकी। ओके, सो थर्ड आएगा आपका 20th सेंचुरी के कॉन्ट्रीब्यूशंस। 20th सेंचुरी के कॉन्ट्रीब्यूशंस में मेनली आपकी 2 टेक्निक्स आएंगी। ठीक है, और वो किसने दी, क्या थी, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक, तो पहली टेक्निक है आपकी IST, विच इज़ इंसुलिन शॉक थेरेपी। ओके, सो फर्स्ट है आपकी इंसुलिन शॉक थेरेपी, और यू कैन से IST। ठीक है, अब ये दी थी मैनफ्रेड साकेल ने, जो एक वियना के फिजिशियन थे। ठीक, गिवन बाय मैनफ्रेड साकेल इन 1927। 20th सेंचुरी चल रही है ना। ठीक, और इन्होंने क्या बोला क्या क्या किया इन्होंने एक्चुअली। इसमें क्या करते थे ये, कि कोई भी पेशेंट है, ठीक है, अगर उसको कुछ ऐसे इशू है, मेंटल इशू, डिसऑर्डर या कुछ भी बिहेवियरल एबनॉर्मल बिहेवियर, तो उसमें क्या करते थे ये, जैसे नाम पता चल रहा है इंसुलिन,
शॉक थेरेपी, ठीक। इंसुलिन को वो यूज़ करते थे, इंसुलिन की डोजेज बढ़ाते रहते थे पेशेंट के अंदर, ठीक है। और फिर क्या होता था, पेशेंट को कन्वल्जन्स आते थे। कन्वल्जन्स मतलब झटके, ठीक। जैसे आप कह सकते हैं कि ये अगर कोई पेशेंट है, पी पेशेंट, इसको इन्होंने इंसुलिन की डोजेस दी एंड इनको इंक्रीज़ करते गए, डोज पे डोज इंसुलिन की इन्होंने पेशेंट को दी। अब क्या होगा, पेशेंट को इतना इंसुलिन लेने के बाद आएंगे कन्वल्जन्स, ठीक। कन्वल्जन्स का मतलब होता है सडन झटके जो होते हैं, अचानक से बॉडी स्थिर है लेकिन एकदम से कुछ बॉडी में लाइक करंट की तरह जैसे दौड़ के जाते हैं, एकदम से झटके जो पड़ते हैं उनको बोलते हैं कन्वल्जन्स, ठीक है। तो वो क्योंकि उनका मकसद यही है ना, इंसुलिन शॉक देना है, इंसुलिन के ज़रिए पेशेंट को शॉक देना है। तो इंसुलिन की डोज बढ़ाते गए, पेशेंट को क्या हुआ, कन्वल्जन आने शुरू हुए। कन्वल्जन आने के बाद क्या होता था कि पेशेंट कोमा में चला जाता था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, पेशेंट चला गया कोमा में। ये करते थे ये काम। फिर उसके बाद क्या होता था कि किसी किसी केस में तो लकी हो जाते थे कि पेशेंट जो है रिकवर कर जाता था एंड ठीक भी हो जाता था, कोमा से भी निकल गया एंड उसका जो इशू था जिसके लिए कि वो आया था, मेंटल डिसऑर्डर था या एबनॉर्मल बिहेवियर था, व्हाटएवर, साइकोपैथोलॉजी से रिलेटेड कोई भी इशू था, तो वो उसका ठीक हो गया, ठीक। लेकिन क्या ये सब केसेस में होगा? ऑफ कोर्स नॉट। कोमा आएगा तो कोमा के बाद डेथ आएगी, राइट। तो ऐसे बहुत मतलब केसेस भी हुए जहाँ पे कोमा हुआ, कोमा से रिकवरी नहीं हुई एंड क्या हुआ फिर नेक्स्ट स्टेप डेथ का। तो ये कितने दिन चलेगा? ये नहीं चला, इसको छोड़ना पड़ा, ठीक। तो इसको अबेंडन करना पड़ा, इस थ्योरी को छोड़ना पड़ा। तो ये थ्योरी आपकी ये थी, या फिर ये थेरापी, सॉरी नॉट थ्योरी, थेरापी, इंसुलिन शॉक थेरापी आपकी ये थी। नेक्स्ट थी आपकी ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जो कि आपने सुनी भी होगी और देखी भी होगी, फिल्मों में तो देखी होगी और कहीं नहीं तो। इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरापी, या ECT, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी में क्या होता है, अब आपको कन्वल्जन का मतलब तो समझ आ गया होगा कि अचानक से जो झटके पड़ते हैं उसको कहते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब होगा इलेक्ट्रिक शॉक टाइप, ठीक है, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कुछ। थेरापी तो फिर थेरापी है ही है कि उसको ठीक करने का कुछ ज़रिया जो बनाया है। ये दी थी आपकी जोसेफ मेडूना ने, ओके, इन द ईयर 1920। और ये जो थे ये थे हंगरी के फिजिशियन, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि इन्होंने कुछ स्टडी की होगी और इन्होंने देखा होगा और फिर उसके बेसिस पे इन्होंने एक बात बोली कि जिन पेशेंट्स को, जिन लोगों को एपिलिप्सी होती है ना, उनको शिज़ोफ्रेनिया नहीं होता कभी, ठीक है। इन्होंने ये बोला एपिलिप्सी क्या होती है। वैसे तो ये जितने भी साइकोपैथोलॉजी या मेंटल डिसऑर्डर्स हम पढ़ रहे हैं या आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे तो उसी में डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ मैं अभी कोई भी किसी भी इस टाइप के डिसऑर्डर से रिलेटेड आपको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, क्योंकि वो पॉसिबल भी नहीं है इतने कम टाइम में उसको देना, एंड हम उसको बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी जस्ट इन लेमैन लैंग्वेज टू मेक दिस एक्सप्लेनेशन ईजियर, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि एपिलिप्सी क्या होती है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना मिर्गी के दौरे आना किसी को, राइट। तो दैट इज़ एपिलिप्सी, ठीक है। तो जिसमें कि अचानक से बंदे को ऐसे दिखना विखना सा नहीं ढंग से होता है, चक्कर आ जाते हैं और ऐसे पूरा बॉडी शेक करके एकदम से झटके से जो है इंसान
गिर जाता है, मिर्गी के दौरे आते हैं, और कईयों को तो लाइक इट्स वेरी रिकरिंग थिंग, तो इसलिए उसको एपिलिप्सी बन जाती है। ठीक, तो उन्होंने क्या बोला कि जिसको एपिलिप्सी होती है उसको शिज़ोफ्रेनिया नहीं होता। ठीक, ये इन्होंने बोला। तो फिर इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि जिसको शिज़ोफ्रेनिया है उसको जो एपिलिप्सी में झटके पड़ते हैं वो झटके में दे देता हूँ, तो वो झटके अगर उसके में इंड्यूस हो जाएंगे तो हो सकता है वो शिज़ोफ्रेनिया से ठीक हो जाए। ठीक है, या इस टाइप की कोई बीमारी से वो ठीक हो जाए। तो इन्होंने उसके लिए, या फिर आगे आने वाले इनके स्टूडेंट्स ने, मतलब इनका तो ये कंसेप्ट था कि भाई एपिलिप्सी वाले को शिज़ोफ्रेनिया नहीं होता है। फिर फर्दर इनके जो स्टूडेंट्स आए, इनके फॉलोअर्स आए, उन्होंने फिर ये किया कि ठीक है, तो जो एपिलिप्सी में जैसे वो होते हैं ना कन्वर्जन्स या ब्रेन शॉक जैसे बोलते हैं, इंड्यूस्ड ब्रेन शीजर्स बोलते हैं। ठीक, सीजर्स आते हैं एपिलिप्सी में, तो वो इन्होंने इंड्यूस करने शुरू कर दिए फिर पेशेंट्स में। ठीक, तो एक तरीके से इन्होंने जो एपिलिप्सी की जो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होती है उसको एज अ ट्रीटमेंट की तरह इन्होंने यूज़ करना शुरू किया फॉर दिस काइंड ऑफ पेशेंट्स जिनको कि शिज़ोफ्रेनिया हो। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, आप लिख सकते हैं, ये 2 वर्ड्स तो लिख सकते हैं, एपिलिप्सी एंड शिज़ोफ्रेनिया, ताकि आपको ये बात याद रहे। बाकी तो स्टोरी की तरह आप लिख लेना। तो एपिलिप्सी जिसमें है उसमें शिज़ोफ्रेनिया नहीं होगा। तो इन्होंने इसको फिर करेक्ट करने के लिए क्या किया, इंड्यूस्ड ब्रेन सीजर्स। सीजर्स क्या होते हैं, झटके को ही सीजर्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो इन्होंने इंड्यूस करने किए। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि ये प्रैक्टिस भी आपको क्या लगता है कि मतलब कुछ बहुत ज़्यादा ह्यूमन फ्रेंडली लग रही है? नहीं, हमने कितनी मूवीज़ में भी देखा होगा आप लोगों ने ये चीज़ें। एंड इसमें कई बारी फिर क्या होने लग गया कि ये बड़ी कंट्रोवर्शियल रही। बिल्कुल बंद तो नहीं हुई है ये, लाइक दिस IST, लेकिन इसमें क्या हुआ, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल बन गई। ठीक है, कंट्रोवर्शियल ये क्यों बन गई, क्योंकि अब कई बारी क्या होता है कि पेशेंट्स जो होते हैं वो बहुत अनमैनेजेबल भी हो सकते हैं, जिनको कुछ मेंटल डिसऑर्डर हो, शिज़ोफ्रेनिया हो, या और भी हाई लेवल के डिसऑर्डर्स अगर किसी को हैं, तो पेशेंट्स को मैनेज कर पाना, उनके बिहेवियर को मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बारी। तो कुछ डॉक्टर्स ने क्या किया कि जस्ट टू कंट्रोल दैम या टू मैनेज सच पेशेंट्स, उन्होंने ये थेरेपी यूज़ करनी शुरू कर दी, विच इज़ नॉट गुड। ठीक, तो इस वजह से ये जो थेरेपी है ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल बन गई। एंड इसको मेनली जो है जहाँ इसका यूज़ करने का एग्जाम्पल आता है वो आता है इन द केस ऑफ सुसाइडल पेशेंट्स। ठीक, तो जिन पेशेंट्स की सुसाइड की टेंडेंसी रहती है तो वहाँ ये थेरेपी थोड़ी बहुत ये लोग लाइक यूज़ कर लेते हैं। बट यूजिंग इन केस ऑफ अनमैनेजेबल पेशेंट्स इज़ रियली a wrong practice, and that's why it was very controversial. And later on, और क्या पता, later on ये चीज़ भी इनकी गलत निकली कि ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको एपिलिप्सी है उसको शिज़ोफ्रेनिया नहीं होगा कभी। तो लेटर ऑन दिस कंसेप्ट वाज डिसरिगार्डेड कि ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको एपिलिप्सी है तो उसको शिज़ोफ्रेनिया कभी नहीं हो सकता। सो दिस इज़ नॉट अ हार्ड एंड फास्ट थिंग। लेटर ऑन इस चीज़ का भी पता चला। So that's all for the 20th century contribution। ठीक, इंसुलिन शॉक थेरेपी, जिसमें कि वो मैनफ्रेड साकेल ने दी थी 1927 में, जिसमें कि इंसुलिन की डोज वो पेशेंट में बढ़ाते रहते थे। फिर पेशेंट को कन्वल्जन्स होते थे, झटके पड़ते थे, एंड पेशेंट कोमा में चला जाता था। कोमा से जब रिकवर होता था तो उस डिसऑर्डर से वो बाहर आ चुका होता था। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता था, कई बार कोमा से डेथ भी हो जाती थी। तो इसलिए ऐसी डेंजरस प्रैक्टिस को जो है, थेरेपी को जो है, इन्होंने ख़त्म कर दिया, अबेंडन कर दिया, छोड़ दिया। फिर एक और थेरेपी आई है आपकी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, दैट इज़ ECT, एंड इट वाज गिवन बाय जोसेफ मेडूना
1920 में। इसमें ये शुरुआत तो इन्होंने ये कह के की थी कि एपिलेप्सी जिनको होती है उनको शिज़ोफ्रेनिया नहीं होता है, तो इन्होंने आइडिया लगाया कि क्यों ना हम फिर ऐसे पेशेंट्स को, जैसे एपिलेप्सी में नेचुरली झटके पड़ते हैं वैसे हम इंड्यूस करके ब्रेन सीजर्स हम दें। तो फिर उनके जो स्टूडेंट्स थे, फॉलोवर्स थे, उन्होंने इस टाइप के ब्रेन सीजर्स बनाए और देना शुरू कर दिया पेशेंट्स को, ठीक है। लेकिन कई बारी इनका मिसयूज़ हुआ है इस थेरेपी का, तो इसलिए इसकी कंट्रोवर्सीज बहुत रही हैं। लेकिन जो सुसाइडल पेशेंट्स होते हैं उनके केस में ये यूज़फुल रहती है। एंड ये जो इन्होंने कंसेप्ट दिया था एक बारी कि एपिलेप्सी जो है जिसको होती है उसको शिज़ोफ्रेनिया नहीं होता है, ये कंसेप्ट भी लेटर ऑन जो है डिसरिगार्ड कर दिया गया, क्योंकि ऐसा संभव पाया गया कि ऐसा हो सकता है। तो दिस इज़ नॉट स्टिल दिस इज़ नॉट नो मोर एक्सेप्टेड, ठीक। तो आज हमारे बायोलॉजिकल मॉडल्स जो हैं वो फिनिश हो गए हैं, ठीक। हमने पहले किया ग्रीक कॉन्ट्रीब्यूशंस, जिसमें हमने हिपोक्रेट्स एंड गैलन को स्टडी किया, ओके। एंड उसमें उन्होंने वो ही 4 अपने फ्लूइड्स बताए थे, ब्लड, फ्लेम, ब्लैक बाइल, येलो बाइल, एंड हिपोक्रेट्स ने ये फ्लूइड बताए थे। एंड आपके जो गैलन थे उन्होंने इन 4 फ्लूइड्स को एनवायरमेंटल के कंसेप्ट से रिलेट कर दिया था, हीट, कोल्ड, आपका ड्राइनेस एंड मॉइस्चर, ठीक। एंड उसी के अकॉर्डिंग उनका बैलेंस बनाने के हिसाब से उन्होंने उनकी ट्रीटमेंट्स निकाल ली थी। अब उसके बाद आई 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में आपके आई JP ग्रे, जिन्होंने बोला कि मेंटल डिसऑर्डर्स कैन बी ड्यू टू फिजिकल कॉजेज, एंड उन्होंने डाइट एंड एक्सरसाइज, रेस्ट एंड वेंटिलेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया। एंड उन्होंने एक रोटरी फ़ैन भी बनाया जिसको वो स्टेट हॉस्पिटल न्यूयॉर्क में यूज़ करते थे, राइट। उसके बाद आया आपके एमिल क्रैपलिन 19th सेंचुरी में ही। एमिल क्रैपलिन ने क्या बोला कि कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक तो ये कि वो किसी भी पर्टिकुलर एज में स्टार्ट होगा, और हर किसी मेंटल डिसऑर्डर की अपनी एक पर्टिकुलर एज है, ऐसा नहीं कि सबका एक ही टाइम है, हर कोई अपनी एक डिफरेंट एज में स्टार्ट होगा। एंड अगर उसको होना है तो एंड वो किसी ड्यू कोर्स ऑफ टाइम तक वो रहेगा, एंड उसके कुछ ना कुछ सिम्टम्स होते हैं। और उन्होंने शिज़ोफ्रेनिया के बारे में भी कंसेप्ट दिया था, एंड उनका जो कंसेप्ट है वो आज तक चलता आ रहा है, ठीक है। आज भी लोग उसको वैलिड मानते हैं। फिर आई 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में मेनली हमारी ये 2 थेरेपीज़ आई, IST दैट इज़ इंसुलिन शॉक थेरेपी, जो हमने अभी देखी है। तो इसकी क्योंकि डेंजरस इन नेचर थी काफ़ी, तो इसको डिसरिगार्ड कर दिया गया, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। एंड फिर आई आपकी ECT, जिसमें कि इंड्यूस ब्रेन सीजर्स दिए जाते हैं, इलेक्ट्रिक की फॉर्म में है ये थेरेपी। एंड yeah, we have studied this thing. So next class में हम करेंगे psychological approaches, ठीक, which is the last topic of this unit, but थोड़ा लेंदी है। ये topics जो थे ये थोड़े छोटे छोटे थे। अब मेन हम अपने साइकोलॉजी की स्टडी पे आएंगे। तो आपके बायोलॉजिकल मॉडल्स कंप्लीट हो गए हैं, आपके एंशियंट सुपर नेचुरल बिलीफ्स कंप्लीट हो गए थे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और अगर आपको ये आज की क्लास अच्छे से समझ आई है, इंटरेस्टिंग लगी है, तो प्लीज़ लाइक इट and share it with your friends. And yeah, if you are new to the channel, please subscribe it. So see you in next video. We will study about psychological approaches, which is going to be very interesting. So till then, take care. Bye bye.